Hello students, welcome to lecture 3 of chapter 1, that is reproduction in organism. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am a senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. तो अभी तक हम लोगों ने दो लेक्चर में इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। एंड एनसीईआरटी लेवल मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोगों ने कवर यहाँ पर कर लिए थे। अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो नीट में पूछे जाते हैं बट एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं वो हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें इस लेक्चर में ऐसी होंगी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ उसमें एक्स्ट्रा डीप में भी दिया हुआ है, वो हमको समझना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को यहाँ पर हम। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर्स में देख लिया कि हमने रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये सारे जो भी प्रोसेसेस है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ये शो करते हैं और क्या इनके भी फर्दर टाइप हम कर सकते हैं, तो हमको ये चीजें यहाँ पर देखनी है। धीरे धीरे करके एक एक को हम लोग समझते जाएंगे। याद रखिएगा ये चीजें जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दी है, तो हमको इनको नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में, ठीक है, उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्लस आप जो लेक्चर को देख के नोट्स तैयार करेंगे तो दोनों मिलाकर आपके लिए सफिशिएंट होगा सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक सिंपल आप लोगों को जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से करना है। पहले एनसीईआरटी अच्छे से करना है, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एक एक लाइन को समझना है, उसके बाद लेक्चर्स को देखना है, उसमें से नोट्स तैयार करने हैं और उन नोट्स को पढ़ना है। फिर जो है कोई भी डीपीपी अगर आपको मिलती है वो सॉल्व करना है, या जो भी रेफरेंस बुक आपके पास हो, एबीसी हो, एमटीजी हो, जो भी रेफरेंस बुक हो उसमें से इस चैप्टर के आपको मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आप इंटरनेट पे भी अलग अलग वेबसाइट से जहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पीपी सवानी की जो एप्लीकेशन है उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे, उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम पढ़ने के बाद मैक्सिमम एमसीक्यूज ट्राई करने हैं, जिससे आपके जो गलती के चांसेस हैं वो कम होंगे, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करना भी एक आर्ट है जिसको आपको सीखना है, ठीक है। आपको दो आंसर एकदम सही लगेंगे तो उनमें से दो में से कौन सा सही है ये आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगा, टेक्निक से समझ में आएगा, ठीक है। चार ऑप्शन है उसमें से दो तो मैक्सिमम लोग जो है वो निकाल देते हैं, बचते हैं दो। उन दो में से एक सही लगता है और एक फैक्ट होता है, ठीक है। तो वहां पे जो कंफ्यूजन होता है कि ये कहीं सुना हुआ है, हम उसी को मोस्टली आंसर लगा देते हैं बट एक्चुअल में दूसरा आंसर सही हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारे प्रैक्टिस के थ्रू हमको सीखना है, ठीक है। अब ये भी चीज हम लोग ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में देख चुके थे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। जैसे बाइनरी फिजन हमने पढ़ा था बट उसके टाइप्स नहीं पढ़े थे, ठीक है। अब बाइनरी फिजन के हमको टाइप्स भी पढ़ने हैं। इसमें क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स, ईच हाफ फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन हो गया किसका, बाइनरी फिजन का, जहां पर जो पेरेंट है वो डिवाइड करेगा दो हाफ में और वो दो हाफ जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। अब वो पेरेंट जो है वो तो डिवाइड करके, उसका तो डेथ हुआ नहीं, डेथ होने से पहले ही वो डिवाइड कर गया। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोल देते हैं इमॉर्टल, जिसमें कोई लाइफ साइकिल नहीं हो रहा है उनका, वो कुछ टाइम तक जी रहे हैं और उसके बाद वो डिवाइड कर जा रहे हैं, उनमें डेथ नहीं हो रही, ठीक है। अब एक सिंपल हम लोग बाइनरी फिजन देख रहे हैं यहाँ पर। एक बैक्टीरिया है, उसमें न्यूक्लियोइड है, सेल वॉल है, एक ट्रांसफर सेप्टम बनता है, डीएनए डिवाइड हो जाता है, ठीक है। रेप्लिकेशन उसको हम बोलेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन मींस डीएनए की दो कॉपी बन गई, एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया, हम देख रहे हैं सेकंड डायग्राम में। उसके बाद सेप्टम जो है वो और डीप होता हुआ जाएगा और दो सेल जो है वो एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे और दो डॉटर सेल्स हमको मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल बाइनरी फिजन होता है फर्स्ट बाइनरी फिजन का एग्जांपल, जिसको हम लोग इर्रेगुलर बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। यहाँ पर हमको याद रखना है कि जो डिवीजन है वो किसी भी प्लेन में हो सकती है, ठीक है। डिवीजन जो है वो किसी भी प्लेन में हो सकती है और जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म का वो इर्रेगुलर है, इसका कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल है अमीबा, इसमें हम देख रहे हैं न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस जो है वो सेकंड और थर्ड
डायग्राम में जो है वो डिवाइड होगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसके बाद बीच में एक सेप्टम क्रिएट होगा और उसके थ्रू जो है वो दो डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है, तो हमको याद रखना है सिंपल बाइनरी फिजन या इरेगुलर बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या है, अमीबा। उसके बाद सेकंड टाइप आता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, इसमें जो प्लेन का डिवीजन है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होने वाला है। ठीक है, इसका एग्जांपल है यूग्लिना। हम डायग्राम में देखेंगे, बेसिक फर्स्ट डायग्राम में यूग्लिना दिखाई दे रहा है हमको। अब इसमें जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट होगा, फिर ऊपर से जो बेसल बॉडी है वो डिवाइड होगी, फ्लैजिला जो है वो दो बन जाएंगे, और फाइनली ये सेप्टम जो है वो बेसल बॉडी को पार करता हुआ यूग्लिना को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, और दो डॉटर सेल्स हमको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जिसका एग्जांपल है यूग्लिना। इसके बाद तीसरा टाइप आता है ट्रांसफर बाइनरी फिजन। इसमें जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो ट्रांसफर एक्सिस होगा, जो भी इंडिविजुअल है उसके ट्रांसफर एक्सिस पे डिवीजन होगा। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, पैरामीशियम और डायटम्स। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम हम देख रहे हैं, इसमें बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होगा, ऊपर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, नीचे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और नीचे वाले को हम बोलते हैं पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल। ठीक है, अब इसमें जो है न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं, वो डिवाइड होगा और दो पार्ट में बटेगा। उसके बाद सेप्टम जो है वो ट्रांसफर एक्सिस से डिवाइड होगा, दो डॉटर सेल्स हमको दो मिलेंगे यहाँ। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर बाइनरी फिजन, और इसके एग्जांपल हैं बैक्टीरिया, पैरामीशियम और डायटम्स। ठीक है, अब सेकंड टाइप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आता है वो आता है बडिंग। ठीक है, तो बडिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो मेन ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी पर एक जो है एक नया बर्ड बनेगा, वो बर्ड जो है धीरे ग्रो होगा, कुछ टाइम के बाद वो वहां से डिटैच हो जाएगा, पेरेंट बॉडी से निकल जाएगा और वो आगे जाके वो सॉइल पे गिरेगा या किसी सरफेस पे गिरेगा और वहां पे जाके वो एक नया सेम ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, बडिंग और स्पोरुलेशन इज आल्सो शोन बाय ओडी ऑफ राइजोपस, ये राइजोपस में भी देखते हैं। ठीक है, और हाइड्रा इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हाइड्रा। ठीक है, ईस्ट में भी ये होता है। ठीक है, तो ये बडिंग हो गया जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। सेकेंड है स्पोर्स। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पोर के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। द मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू असेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, इनको हम लोग कोनिडिया बोल सकते हैं या जू स्पोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, जू स्पोर्स, फर्स्ट हम लोग जू स्पोर्स पढ़ते हैं यहाँ पे। जू स्पोर्स में क्या होगा, नाम से हमको पता चल रहा है, जू, जू मीन्स एनिमल। ठीक है, एनिमल से हम जोड़ते हैं जू को, मीन्स जो कि मोटाइल होते हैं, जो मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जू स्पोर्स मतलब हमको दिमाग में लगना चाहिए कि वो मोटाइल होंगे। मोटाइल किसकी वजह से होंगे, कि उनके पास फ्लैजिला है। ठीक है, तो जू स्पोर्स जो है वो मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स है, प्रोड्यूस इनसाइड द जू स्पोरेंजिया अंडर फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल ले रहे हैं, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोला जाएगा जू स्पोरेंजियम, पेरेंट सेल के अंदर। उस जू स्पोरेंजियम में बहुत सारे जू स्पोर्स बनेंगे। कुछ टाइम के बाद वो जू स्पोरेंजियम ब्रेक होगा और ये जू स्पोर्स वहां से रिलीज हो जाएंगे। ये मोटाइल है तो ये मोस्टली वाटर में फ्लो करके आगे मूव करेंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म वहां से बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इन क्लेमाइडोमोनास द प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल डिवाइड टू फॉर्म 8 to 16 जूस्पोर्स। एक सेल के अंदर 8 to 16 जूस्पोर्स बनेंगे। दे आर पिरामिड शेप्स एंड इंटीरियरली बाइफ्लैजिलेटेड। बाइफ्लैजिलेटेड मतलब दो फ्लैजिला होंगे उसके एंटीरियर एंड पे। ठीक है, पेरेंट जैसा दिखेगा वो। द पेरेंट सेल वॉल ब्रेक्स एंड जूस्पोर्स आर लिबरेटेड इन वाटर। पेरेंट सेल वॉल ब्रेक होगी और ये वाटर में रिलीज हो जाएंगे और उसके बाद ये एक नए इंडिविजुअल जैसा बिहेव करेंगे, धीरे धीरे ये बड़े होते जाएंगे और एक नया क्लेमाइडोमोनास वो बन जाएंगे। ठीक है, अब जू स्पोर्स आर आल्सो प्रोड्यूस इन द सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ एकाइला, सेप्रोलेग्निया, फाइटोप्थोरा एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल्स हमको यहाँ पर याद करके चलना है। उसके बाद ये लास्ट वाला जो है ये थोड़ा एक्सेप्शन है। जू स्पोर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको हैप्लॉइड देखने को मिलेंगे, एन कंडीशन देखने को मिलेगी, बट जू स्पोर्स ऑफ क्लाइडोफोरा ग्लेमेराटा। ठीक है, क्लाइडोफोरा तो जीनस है,
और ग्लोमेराटा जो है वो स्पीशीज है। इस स्पीशीज में जूस्पोर जो है हमको कैसे देखने को मिलेंगे, डिप्लॉयड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद सेकेंड है कोनिडिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में एक पेनिसिलियम का डायग्राम दिया हुआ है, उसके स्ट्रक्चर जो ब्रांचेस जो है उसमें कोनिडा बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एट द टिप्स ऑफ स्पेशल हाइफल ब्रांचेस। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोनिडियोफोर्स, ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं। ठीक है, और जो कोनिडियोफोर की ब्रांचेस है हम बोलते हैं रेमी। ठीक है, और ब्रांचेस ऑफ रेमी आर कॉल्ड एज मेटुले। ठीक है, समझ गए। तो जो कोनिडियोफोर जो है उसके ब्रांचेस जो है उनको हम बोलते हैं रेमी, और उसके अगर फर्दर ब्रांचिंग होगी तो उसका बोलेंगे मेटुले। Each metula bears 2 to 6 flask-shaped structure called as tergimata, phylites. Each tergima produces a chain of conidia. ठीक है, तो ये फर्दर डिवीजन है। सबसे ऊपर हमारा कोनिडियोफोर, उसमें डिवीजन हुआ रेमी, फिर मेटुले, और मेटुले के बाद स्टेरिगेमेटा। ठीक है, और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो होंगे कोनिडिया। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। उसके बाद फीचर्स क्या होंगे कोनिडिया के, ये पिगमेंटेड होंगे, इनके पास एक न्यूक्लियस हो सकता है और मल्टी न्यूक्लियस भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन होगी, और ये चेन लाइक मैनर में अरेंज होंगे। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नेक्स्ट टाइप आता है वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी इसको हम बोलते हैं। इसमें कोई, ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट्स में हमको देखने को मिलेगा, इसमें कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए असेक्सुअल कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो प्लांट का अगर कोई पार्ट है, स्टेम है, रूट है, लीव्स है, उसको कट करके अगर हम लोग नए पॉट में लगाते हैं तो प्रॉपर वाटर एंड मिनरल्स देते हैं तो वो एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो रोज के केसेस में हम देखते हैं कि घरों में लोग रोज की ब्रांच को कट करते हैं, एक नए फ्लावर पॉट में लगाते हैं, उसको प्रॉपर सॉइल, मिनरल, वाटर देते हैं और वो एक नया रोज प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, और ये बहुत कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हर प्लांट जो है अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अलग अलग टाइप से करता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे समझना है कि किस टाइप से होता है, उसका क्या एग्जांपल्स है, तो एक एक करके हमको ये समझते जाना है। फर्स्ट है हमारा ट्यूबर, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है जो हमारे घरों में भी हम देख सकते हैं। अगर पोटैटो कुछ टाइम तक हमारे घर में रखा रहता है तो उसमें से कुछ आईज निकलने लगती है जिनको हम बोलते हैं वो ट्यूबर है। ठीक है, और वो अगर हम कट करके उस पीस को जहाँ पर आई है उसको कट करके अगर हम सॉइल में लगाते हैं, जो जो हमारे फार्मर्स है वो यही करते हैं जब वो पोटैटो का खेती करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1000 ऑफ पोटैटो उसने ग्रो किए, तो वो 900 या 950 को बेच देगा, बाकी के 50 पोटैटो को अपने पास रखेगा और उसमें से जो है ट्यूबर निकलने देगा। ट्यूबर, अब एक पोटैटो के ऊपर 10 से 20 ट्यूबर निकलेंगे, अब वो उन 10-20 को कट कर लेगा, एक पोटैटो को 20 पार्ट में कट कर लेगा और उनको सॉइल में थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा देगा। तो हर पार्ट में से, एक पोटैटो में से 20 पार्ट मिले उसे, और हर पार्ट जो उसने सॉइल में लगाया उसमें से एक नया पोटैटो प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में उस जनरेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इसका ट्यूबर का एग्जांपल हो गया पोटैटो और आर्टिचोक। ठीक है, उसके बाद राइजोम, इसमें क्या होता है, इट ग्रोज ऑब्लिकली और हॉरिजॉन्टली अंडर सॉइल सरफेस, सॉइल के सरफेस में नीचे नीचे ग्रो होता रहेगा। इट इज वेल ब्रांच्ड एंड बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, इसमें नोड मिलेंगे और इंटरनोड्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे और स्केल लीव्स मिलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं बनाना, टर्मरिक, एस्पीडियम, एडियंटम और जिंजर। जिंजर इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो जिंजर है उसमें जो नीचे की तरफ जो मिलता है हमें हॉरिजॉन्टल ग्रो होता हुआ प्लांट के नीचे, उसको हम बोलते हैं राइजोम। ठीक है, उसके बाद आता है बल्ब। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये अनब्रांच्ड होगा। ठीक है, और ये जो है वो हाईली थिक स्ट्रक्चर होगा, इसके सराउंडिंग में स्केल लीव्स होंगे। ठीक है, और जो लीफ बेसिस है वो इनर वन को जो है वो फ्लैशी को कवर करेंगे, वो एडिबल पार्ट होगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, ऑनियन है, गार्लिक है, नार्सिसस। ठीक है, तो सबसे कॉमन एग्जांपल हम लोग अपने घर में देखते हैं ऑनियन, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, बल्ब की कैटेगरी में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसमें जो जो ऑनियन हम खाते हैं एक्चुअल में दैट आर स्केल लीव्स।
ठीक है, और वो फ्लैशी होते हैं और वो एडिबल होते हैं, उन्हें हम खाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कॉर्न। ठीक है, इट ग्रोज वर्टिकली बीनीथ द सॉइल, सॉइल में ये वर्टिकली नीचे ग्रो होता रहेगा, इसमें नोड्स भी होंगे, इंटर नोड्स भी होंगे। ठीक है, बर्ड्स भी होंगे, स्केल लीव्स भी होंगे। ठीक है, अब जो है इसके एग्जांपल्स क्या है, कोलोकेशिया, ग्लैडियोलस, ट्रीसिया, क्रोकस, एमरफोफेलस। ठीक है, अब ये जो हम यहाँ पे नाम सुन रहे हैं, कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या है, तो आप सिंपल गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, इस नाम को, तो आपकी कॉमन लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, गुजराती लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपको एक कॉमन नाम उसका पता चल जाएगा। ठीक है, कोलोकेशिया जो है गुजरात में बहुत सारी जगह खाने में, इसका जो है भजिया बनाने में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आता है रनर। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये एक प्लांट है जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, उसमें ये जो है इलोंगेटेड रहेगा, प्रोस्ट्रेट रहेगा। ठीक है, एरियल शूट दिख रहा है, और वहां से जो है वो नीचे की तरफ जो है ग्रो होता जा रहा है, उसमें से एक नया प्लांट निकलता जा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे मेन प्लांट है मान लीजिए ये, तो यहाँ से ये इधर की तरफ निकल रहा है, इसमें से ब्रांचिंग हो जा रही है, रूट्स निकल जा रहे हैं, और ये ऊपर एक नया प्लांट बन जा रहा है। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ रहा है, फिर ये रूटिंग करेगा और ऊपर जो है शूटिंग करेगा। इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली बहुत सारे प्लांट्स बना देगा। ये बहुत कॉमनली हम देखने को मिलता है ग्रासेस में। ठीक है, अब ग्रासेस को अगर सॉइल में से एक बार उखाड़ के देखेंगे तो उसमें हमें देखेगा कि जो एक ग्रास है वो दूसरे ग्रास है, उसके बीच में जो है ये रनर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली इस तरीके से ग्रासेस जो है वो पूरा एक एक क्या बोलते हैं हम उसको, मैट जैसा जो है वो सॉइल के ऊपर बिछ जाता है रनर के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है ऑफसेट। ठीक है, ये क्या है, दिस आर शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ब्रांच व्हिच इज 1 इंटरनोड लॉन्ग एंड प्रोड्यूस ए क्लस्टर ऑफ लीव्स। ठीक है, अब एक प्लांट है यहाँ पर हम देख रहे हैं, और इसमें से जो है एक ब्रांच निकलेगा यहाँ पर जो कि 1 इंटरनोड लॉन्ग होगा, सिर्फ एक ही इंटरनोड होगा बीच में, और आगे जाके वो क्लस्टर ऑफ लीव्स बनाएगा। ऊपर ऊपर की तरफ बहुत सारे लीव्स बनेंगे एक ही जगह से, और नीचे की तरफ वो बहुत सारे रूट्स निकालेगा एक ही जगह से। ठीक है, एक पॉइंट है, मान लीजिए ये प्लांट है, यहाँ से एक ग्रोथ हुई, ये 1 इंटरनोड लॉन्ग होगी, बीच में बहुत सारे इंटरनोड्स नहीं होंगे, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जो है बहुत सारे लीव्स निकालेगा और नीचे की तरफ बहुत सारे रूट्स निकालेगा। इसका कॉमन एग्जांपल है कॉर्निया वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई पॉन्ड को हम देखते हैं उसके ऊपर पूरी तरीके से ग्रीन ग्रीन एक प्लांट ग्रो होता है, पानी भी दिखाई नहीं देता है हमको, उसको हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, इसको क्या किया था पहले, बंगाल में काफी साल पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स है, जो शेप, जो लीव्स है वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। तो इसको उन्होंने क्या किया कि पॉन्ड्स में, रिवर्स में इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे वो देखने में अच्छे लगेंगे। ठीक है, अब बाद में क्या पता चला कि ये बहुत इन्वेसिव एक्वेटिक वीड है। वीड मतलब ये बाकी प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देता वहाँ पे, और ऑक्सीजन को सक कर लेता है वाटर बॉडीज में से, जिसकी वजह से उस वाटर बॉडी में दूसरे मराइन एनिमल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेकेंड लाइन में, इट टर्न आउट टू बी हाईली इन्वेसिव एक्वेटिक वीड that not only spread to all water bodies of Bengal but also throughout India। बंगाल से ये इस तरीके से स्पोर्ट्स के थ्रू पूरे इंडिया में फैल गई। फिर ये क्या करता है, ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, वाटर में से ऑक्सीजन सारा खींच लेता है, which leads to death of fishes and other animals। ठीक है, बाकी जो एक्वेटिक एनिमल्स है, फिशेज है, उनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। It is very difficult to get rid of them since it can propagate vegetatively by offset at a phenomenal rate। उनका जो डिवीजन का रेट है, जो रिप्रोडक्शन का रेट है, वो बहुत फास्ट है, इसलिए इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम जानते हैं, इट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो ये क्वेश्चन काफी अलग अलग चैप्टर्स में पूछा जाता है, तो हमको याद रखना है टेरर ऑफ बंगाल इज कॉज्ड बाय वाटर हाइसिंथ, और इसका साइंटिफिक नेम है कॉर्निया। उसके बाद एग्जांपल आता है स्टोलोन का। ठीक है, इट इज ए सब टेरियन लॉन्ग लेटरल ब्रांच। तो हम देख रहे हैं जो मेन प्लांट है उसमें से एक ब्रांच निकलेगा, वो तो थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ये नीचे झुक जाएगा और सॉइल से आके टच करेगा।
जब ये सॉइल से आके टच करेगा, वहां से नीचे की तरफ रूटिंग होगी, ऊपर की तरफ शूट निकलेगा, एक नया प्लांट बनेगा। ठीक है, तो ये स्टोलन तो हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, पर जी यहाँ पे सॉइल में टच हो जाएगा तो ये रूट्स हमको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, तो इसका कॉमन एग्जांपल क्या है? स्ट्रॉबेरी, वेलिस्नेरिया लीफलेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आता है शक्कर। अब शक्कर के डायग्राम में अगर हम देखेंगे, इट अराइजेस बाय एक्सिलरी बड अंडरग्राउंड पार्ट। वैसे स्टोलन में जो है वो बेस से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, स्टेम के बेस से। यहाँ पर वो सॉइल में नीचे से स्टार्ट हो रहा है और वो लेटरली ग्रो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लिटरली ग्रो होने के बाद कुछ टाइम के बाद वो सॉइल के ऊपर आएगा, ठीक है, और नया शूट बनाएगा और वहां से लीव्स बनेंगे। इसका एग्जांपल है क्राइसैंथेमम, पाइनएप्पल एंड बनाना। ठीक है, बनाना में हम देखते हैं कि इस तरीके से जो है वो शक्कर के थ्रू रिप्रोडक्शन कर पाता है। एक प्लांट है बनाना का, उसी में से नीचे की तरफ से बहुत सारे बनाना के प्लांट डेवलप हो जाएंगे। जब वो जो प्लांट है उस पर एक बार फ्रूट आएगा, याद रखना बनाना के प्लांट पे एक ही बार फ्रूटिंग होगी, उसके बाद वो प्लांट जो है धीरे धीरे मर जाएगा, बट उससे पहले उसके नीचे से बहुत सारे न्यू यंग प्लांट्स बनाना के बन चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद एरियल शूट्स हमको देखने को मिलते हैं शुगर केन और ओपनशिया में, और लीव्स में हम लोग देखने को मिलते हैं ब्रायोफाइलम में, जो है लीव्स के ऊपर बर्ड्स होते हैं, वो वहां से रिमूव होते हैं और एक नया वहां से प्लांट बना सकते हैं। इसका एग्जांपल है एडियंटम, बिगोनिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकार्पस, सेंटफोलिया एंड कैलेंचे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हमको कैसे भी करके लिख लिख कर याद करने पड़ेंगे। ये मॉर्फोलॉजी में भी काफी बार आए थे, वहां पे भी आपने याद किए होंगे, फिर से यहाँ पर याद करने हैं। ठीक है, इसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है ये आपको लिख कर बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल आता है बल्बिल्स का। ठीक है, इसमें फ्लैशी बर्ड्स जो है वो निकलेंगे और वो नया प्लांट बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? अगेव, ऑक्जेलिस, अनानास, डायस्कोरिया लिली एंड क्लोरोफाइटम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, समझ गए? तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, ये सब हमको याद रखना है। और फिर ये सब समझ गए हम लोग, उसके बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम लोग के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट होना जरूरी है, ठीक है, और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें ये एक इंडिविजुअल भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, यूनिपेरेंटल जिसको हम बोलेंगे, और दो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल ही हमको मिलेगा। कुछ केसेस में जैसे अर्थवॉर्म है, वहां पर हमें यूनिपेरेंटल में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मियोसिस होगा, मतलब 2n से n कंडीशन मिलेगी, और सिंगेमी होगा। ये एक स्लो प्रोसेस रहेगा, इलोपरेट प्रोसेस होगा, काफी लंबा प्रोसेस होगा, काफी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस लिखे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, जो फर्स्ट डिफरेंस है, न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट ऑफ द काइस दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। सेक्सुअल में उसको सेक्स ऑर्गन की जरूरत नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन का होना जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन में इट इन्वॉल्व मियोसिस, ठीक है, ऑल डिवीजन आर माइटोसिस, सॉरी, इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस। यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन और माइटोसिस इज ए इक्वेशनल डिवीजन। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में, इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ सेल्स और गैमीट्स, इसका फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होगा। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। उसके बाद न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम वन सेल और ए पार्ट ऑफ वन पेरेंट सेल। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम जाइगोट। ठीक है, यहाँ पर एक पेरेंट सेल से नया इंडिविजुअल बनेगा, यहाँ पर जो है जाइगोट में से नया इंडिविजुअल बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स के, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो सिमिलर नहीं होंगे, पेरेंट्स से भी सिमिलर नहीं होंगे और अपने सिबलिंग से भी सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर मियोसिस हो रहा है। और मियोसिस में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, क्रॉसिंग होगा, जहाँ पे जीन एक्सचेंज होता है, डीएनए एक्सचेंज होता है और वेरिएशन डेवलप होते हैं, और उसी की वजह से जो है इवोल्यूशन होता है। ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म जो है, वो स्पीशीज जो है वो इवोल्यूट कर पाती है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई इवोल्यूशन हम देखने को नहीं देख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इवोल्यूशन हमको देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर कि
अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है उनके मियोसाइट में, मियोसाइट मतलब जिससे गैमीट बनता है, और गैमीट में कितना होगा। तो हमें याद रखना है, कोई भी एक हम याद करेंगे तो चलेगा। जो क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में है तो गैमीट में उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि मियोसाइट 2n है तो गैमीट n है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है फ्रूट फ्लाई, मियोसाइट पे 8 है तो क्रोमोसोम नंबर गैमीट में 4 हो जाएगा। मेज में 20 है तो क्रोमोसोम नंबर गैमीट में 10 हो जाएगा। तो हमें ये याद रखते हैं। इसमें जो है लास्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं ऑफियोग्लोसम। ये जो है ना बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके मियोसाइट में 102 1260 क्रोमोसोम्स है और गैमीट में 630 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये हमको याद रखना है। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा है यहाँ पे, जैसे कि जूडियोगैमी और साइफेनोगैमी। ठीक है, जूडियोगैमी क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मेल गैमीट आर ट्रांसफर टू वाटर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? प्लांट किंगडम ने पढ़ा था, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। साइफेनोगैमी हम किसे बोलते हैं? जब जो मेल गैमीट है वो पॉलन ग्रेन के थ्रू ट्रांसफर होता है और जब वो स्टिग्मा पे पहुंचता है वो फिर स्टिग्मा से ओवरी तक पॉलन ट्यूब के थ्रू जाता है। ये हमें किसमें देखने को मिलेगा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर में बनेंगे, ठीक है, और वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होंगे। अब एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हमने देखा था, अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल, बॉडी के अंदर होता है इंटरनल। बट उसके कंफ्यूज नहीं होना है हमें, दो टर्म्स है जिसको हम बोलते हैं एक्सोगेमी और एंडोगेमी। तो एक्सोगेमी जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है? टू फ्यूजिंग गैमीट्स बिलोंग टू डिफरेंट इंडिविजुअल। अगर जो गैमीट है वो अलग अलग इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सोगेमी या क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अगर फ्यूजिंग गैमीट जो है वो एक ही इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं, दोनों गैमीट एक ही इंडिविजुअल ने बनाए हैं, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन या एंडोगेमी। ठीक है, तो ये स्टूडियोगेमी और साइफेनोगेमी जो है ये एनसीईआरटी के टॉपिक्स नहीं है, तो हम इसको जो है एक्स्ट्रा में पढ़ते हैं, ये हमको याद रखते हैं। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ तक आप लोगों को सब समझ लेना है, नोट्स बना लेना है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।